everyone, welcome back to my another video. I hope you are all good and doing best in your studies. Today's session is about Elizabethan period in English literature. Let's start. We will read historical background of the Elizabethan period. This age start with 15th century. इस एज स्टार्ट होते ही हमें वॉर ऑफ रोजेस देखने को मिलता है. स्टार्ट होता है ये 1453 में और ये वॉर ऑफ रोज एंड होता है 1485 में. ये जो रिवाइवल चल रहा था ये दो फैमिली के बीच में चल रहा है. एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो फैमिली ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैनचेस्टर कहलाती है. बाद में लड़ाई होने के बाद विक्ट्री होती है हाउस ऑफ लैनचेस्टर की, जिस वजह से एक न्यू डायनेस्टी आती है जिसे बोलते हैं हम ट्यूडोर डायनेस्टी और ट्यूडोर पीरियड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1485 टू 1603. द किंग ऑफ दिस एज इज़ हेनरी ट्यूडोर बट ही नोन एज हेनरी सेवेंथ. कुछ भी नाम होता है किंग का, पर जो उनको उपाधि मिलती है हम उसी नाम से उनको जानने जाता है वो. देन इन दिस एज, इस एज में लिटरेसी भी बढ़ती गई थी बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर आ गया था. फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो जॉनेथन गुटनबर्ग के द्वारा स्टार्ट की गई थी वो वुडन प्रिंटिंग प्रेस थी दैट इज स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1440. देन आफ्टरवर्ड विलियम कैक्सटन स्टार्टेड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड. Date is 1476. Then Henry VIII took the throne. मीन्स हेनरी 7 के बाद हेनरी 8 को उनकी उपाधि मिल किंग बन गए थे वो. दैन इन 1530 में हेनरी 8 की लड़ाई हो गई थी विद द रोम. दैट उस लड़ाई के वक्त हेनरी 8 ने अपना शासन इंग्लैंड पे इतना अच्छा कर लिया था, इस वजह से वो एक इंग्लैंड मैरीटाइम पावरफुल कंट्री कहलाई. सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द रॉयल नेवी. आफ्टर हेनरी 8 द रीन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट स्टार्टेड. इस एज में एलिजाबेथ फर्स्ट को बहुत सारी डिफ़िकल्टी देखने को पड़ी बिकॉज ऑफ मैनी प्लॉट्स एंड कॉन्स्पायरीज टुक प्लेस अगेंस्ट हर. जैसे कि रेडोल्फी प्लॉट हुआ उनके खिलाफ टू एग्जीक्यूट हर. बेबिलिंगटन प्लॉट टुक प्लेस इन 1586 बट इस प्लॉट के वजह से मैरी जो उनकी सिस्टर थी उसको एग्जीक्यूट हो गई. देन नेक्स्ट इज़ एसेक्स रिबेलिशन. ये भी अगेंस्ट एलिजाबेथ फर्स्ट के हुआ था. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो इस पीरियड में वो है द स्पेनिश अर्मडा. टुक प्लेस इन 1588 में हुआ था. इस इंसिडेंट के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट बहुत पावरफुल लेडी बन गई थी. इन स्पेनिश अर्मडा 130 जो शिप्स थी वो लिस्बन से निकल चुकी थी. किसके कहने पे? ड्यूक ऑफ मेडिना के कहने पर वहाँ से निकलकर एस्कॉर्डिंग द फिलेंडर मतलब डिफेंड करना चाहती थी फिलेंडर की शिप के साथ, और वहाँ के बाद उन्होंने इन्वेड किया इंग्लैंड पर. द एम वॉज टू ओवरथ्रो द पावर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और वो चाहते थे हमारा प्रोटेस्टेंट का स्टेबलाइजमेंट हो इंग्लैंड में और एलिजाबेथ फर्स्ट को हटा दें वहाँ से. और इस वजह से एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपनी आर्मी को इतना इंस्पायर कर दिया था. उनकी जो सेना थी वो बहुत कम थी, तो शी इंस्पायर इन देयर सोल्जर्स सो दैट दीज लाइन्स आर रिटर्न. जैसे आई नो आई हैव अ बॉडी ऑफ अ वीक एंड अ फेबल विमेन बट आई हैव अ हार्ट and stomach of a king and of a king of England and should dare to invade the border of my realm, to which rather than any dishonor should grow by me, I myself will take up arms. तो these lines जो ये lines है ये बहुत important lines है और ये लाइन एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकती है कि ये लाइन किसने बोली और क्या सिचुएशन कब कही गई. सो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एज पोइट्री इज़ नोन फॉर सोनेट फॉर्म एंड ब्लैंक वर्स फॉर्म. इस एज में राइटर्स यूज़ करते थे क्लासिकल मेटर्स एंड डबल एंट्रेंस यूज़ करते थे. इन दिस एज द इनोवेशन ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री टुक प्लेस बाय थॉमस वॉट एंड ही इज़ अ कोर्ट पोएट फॉर द हेनरी 8th who introduced the Italian form of sonnet to England. Then Henry Howard, Earl of Surrey, who reworked it into typical English form, जिन्होंने थॉमस वॉट की सोनेट पर रीवर्क करके और इंग्लिश की फॉर्म को जनरेट किया था. Elizabethan sonnets are normally written in iambic pentameter form that consist of 14 lines that divided into 3 quatrain and a couplet. These lines rhyme. ये जो lines थी वो rhyme होती थी in scheme of A B C D E F. पीछे ख़त्म होता था that is E F and G G. The first 8 lines are called octave. जो first की 8 lines होगी उनको हम octave बोलेंगे और पीछे की जो 6 line होती है उन्हें हम sestet बोलते हैं. देन ब्लैंक वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड में इट इज़ बाय अर्ल ऑफ सुरे इन 1540. अर्ल ऑफ सुरे यूज किया था एक न्यू वे ऑफ अ ट्रांसलेट ऑफ हिज वर्जिल एनियार्ड, और वो न्यू वे था वो कहलाया बाद में ब्लैंक वर्ड्स दैट इज़ अनराइम पोएटिक फॉर्म.
We can see difference between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. The first 8 portion of this is called as octave, and then last 6 lines of this called as sestet. In Shakespearean sonnet, the 4 lines of starting poem known as quatrain, the quatrain form, देन लास्ट जी जी इज़ अ राइमिंग कपलेट. वो दो जो लाइनें होगी पीछे की शेक्सपियरियन राइम में, वो हम उसे कपलेट बोलेंगे. एग्ज़ाम क्वेश्चन इज डायरेक्टली कम के ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से शेक्सपियरियन सोनेट कौन सी है या पेट्राकन सोनेट कौन सी है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए दे देते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ दिस एज इज एडमंड स्पेंसर. His age start from 1552 to 1599. He was called as the poet's poet in an essay of Charles Lamb. You can comment me down the name of essay in which Charles Lamb used the quotation "the poet's poet" dedicating Edmund Spenser. Next is the Shepherd's Calendar. It published in 1597. इट इज़ द टेकन फ्रॉम वर्जिल इक्लोग. जो फॉर्म इस वर्क का जो जिस फॉर्म में ये लिखा गया है वो वर्जिल इकोलॉग्यू एंड इकोलॉग्यू ऑफ मेंटेनम के बेस पर लिखा गया है. अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम है ये, इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग एंड अ सोलिका है. 12 इकोलॉग्यू है इस पोएम के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 मंथ ऑफ अ ईयर दैट डिस्कस द थीम ऑफ लव, रिलीजन, पोइट्री एक्सेट्रा. दीज थीम्स आर डिस्कस इन दिस पोएम. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये पोएम फिलिप सिडनी को डेडिकेट की गई है. In this poem, Spenser introduced a character Colin Cloud in this work. Spenser also introduced firstly a term sarcasm in this work in English. The style of poem is inspired by Chaucer and Skeleton. The April month is dedicated or honored to Queen Elizabeth. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि अप्रैल मंथ किस को डेडिकेट किया गया है. इट इज़ डेडिकेट टू क्वीन एलिजाबेथ. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ द फेरी क्वीन. इट इज़ पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स. जो फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ है उसमें 3 बुक पब्लिश्ड हुई है इन 1590 और सेकंड पार्ट में 4th, 5th, 6th बुक पब्लिश्ड हुई है इन 1596. तो दीज 2 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द एलेगोरिकल पोएम डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ. जो हमने इस शेफर्ड कैलेंडर पढ़ा था वो डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी को, और ये वाली जो पोएम है वो डेडिकेट किया है क्वीन एलिजाबेथ को. और इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा. स्पेंसरियन स्टैंजा इज़ अ फिक्स्ड फॉर्म है ये ऑफ वर्ड्स, और इसके ईच स्टैंजा जो होते हैं वो 9 लाइन्स कंसिस्ट करती है टोटली. जो 8 लाइन्स है उसकी वो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में होगी. जो लास्ट 1 लाइन है उसे हम एलेक्जेंड्राइन लाइन भी बोलते हैं, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ आयम्बिक हेक्सामीटर. जो 2 वर्क थे जो पब्लिश हुए थे इन 1595 में वो थे अमरोती एंड एपिथेलियन. ये जो 2 वर्क हैं वो एलिजाबेथ बॉयले पर, जो उनकी वाइफ थी और बिलव थी एलिजाबेथ बॉयले, उन पर लिखी गए हैं. जो अमरोती वर्क है इट इज़ रिटन इन अ सोनेट सर्कल के फॉर्म में लिखा गया है टू प्रेज हर बिलवेड कोर्टशिप एंड मैरिज विथ एलिजाबेथ बॉयले. इट इंक्लूड 89 सोनेट्स. तो इसमें याद रखना है कितने सोनेट्स है, 89 सोनेट्स हैं और ये सोनेट सीक्वल है. एपिथेलमन इट इज़ द ओड रिटन इन द अपॉन मैरिज, उनके शादी के ऊपर लिखा गया था विथ एलिजाबेथ बॉयले. दिस वर्क इज़ पब्लिश्ड बाय विलियम पॉन्सनबाय. तो ये नाम याद रखना है बिकॉज मैनी टाइम मैच द फॉलोइंग में पब्लिशर का नाम पूछ लेते हैं कि किस, मतलब ये जो विलियम पॉन्सनबाय जो पब्लिशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिशर है एलिजाबेथन पीरियड के. और इन्होंने फिलिप सिडनी के और एडमंड स्पेंसर के वर्क पब्लिश किए हैं. तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. देयर आर 24 स्टेंजाज हैं इस पोएम के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स ऑफ अ डे. जो फर्स्ट 16 आवर्स होंगे, अगर हम 24 को डिवाइड करें इन 16 एंड 8, जो 16 आवर्स होंगे स्टेंजा होंगे वो डे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के जो 8 स्टेंजा है पोएम के वो नाइट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर 365 लॉन्गर लाइन्स भी हैं इसमें एंड 68 शॉर्टर लाइन्स भी है. वो रिप्रेजेंट करती है एवरी डे इन अ ईयर, और जो कि स्पेंसर का वेडिंग ईयर भी कहा जाएगा. You can see the note area. In this I have written the William Ponsonby published the work of Edmund Spenser, और फिलिप सिडनी के और एडमंड स्पेंसर के दोनों के वर्क को इन्होंने पब्लिश किया है, और he has called the leading literary publisher of the Elizabethan time. At the last we will read the chronology of Edmund Spenser work, क्योंकि बहुत बार chronology आ जाती है एग्ज़ाम में. तो chronology जो वर्क स्टार्ट होता है इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ शेफर्ड कैलेंडर, जो कि पब्लिश हुआ था 1579 में. और ये वर्क जो पब्लिश हुआ था ये सीडोनॉम में पब्लिश हुआ था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये वर्क एक सीडोनॉम में पब्लिश हुआ था जो नाम था इमेरिटो. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू शुड नोट इट डाउन.
दैन नेक्स्ट इज़ द फेरी क्वीन। इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बुक पब्लिश हुई थी वो 1590 में। द कंप्लेन पोयम है ये भी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोयम। ये जो कंप्लेन पोयम है बहुत सारी पोयम्स के मिलाकर बनी है। ये पब्लिश हुआ था 1591 में। अमरोती एंड एपिथैलम पब्लिश इन 1595। Astrophel, a pastoral elegy upon death of most notable and valorous knight Sir Philip Sidney, ये publish हुआ था 1595 में. So you can see how many works are published in 1595. Then Colin Cloud Come Home Again, ये भी publish हुआ था 1595 में. So it is a key fact. Then Prothemelian published in 1596 and Fairy Queen, that is last 4, 5, 6 books are published in 1596. Then last work is The View of the Present State of Ireland is published in 1633. सो यू कैन बाय सीइंग, बार बार हम जब क्रोनोलॉजी को ऐसा पढ़ते हैं तो हमें क्रोनोलॉजी अपने आप ही याद होती है, मतलब एक दिमाग में बैठ जाता है वो। हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है क्रोनोलॉजी को, और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रीड क्रोनोलॉजिकल, अगर राइटर्स की क्रोनोलॉजी आ जाती है तो हमें राइटर को सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। अगर वर्क की क्रोनोलॉजी आती है, वी शुड मेक अ नोट्स इन सीक्वेंस। सो जब हम उसे पढ़ेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाएगी। So thank you all for watching this video. Please like and subscribe to my channel for further notification.